अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अभी जो चैप्टर अपना शुरू है बरके सुकूनियात, इसका लास्ट पोर्शन जो है थ्योरेटिकल पोर्शन, वो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आप जो है तो पूरे चैप्टर का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट अभी तक हमने देखा है वो पूरा आप उसके नोट्स बना के रखें, और वो पूरे नोट्स जो है वो आपके चेक किए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा जो है तो आपको लिंक दी जाती है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी जाती है आपको, और उसको क्लिक करने पर आप पीडीएफ को ओपन करें और उसको पूरा जो है तो अपने नोट्स के अंदर आप उसको लिखें। तो इसका अगला पार्ट अब हम देखते हैं इस चैप्टर का। तो आज हमें देखना है वेन डे ग्राफ जनरेटर। वेन डे ग्राफ जनरेटर जो है तो ये एक पार्टिकल एक्सीलरेटर है, यानी इस एपरेटस की मदद से जो है तो हम किसी पार्टिकल की जो है तो एनर्जी को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा सकते हैं। और ऐसे पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हम न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है उनको परफॉर्म कर सकें, और फिज़िक्स के जो दूसरे फिनोमेना हैं उनको हम कैरी आउट कर सकें, उनको हम परफॉर्म कर सकें। उसके लिए हमें हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल की ज़रूरत होती है। और ये ज़्यादा एनर्जी वाला जो पार्टिकल है इसे इस जनरेटर में जो है तो तैयार किया जाता है, और जैसे ही ये पार्टिकल तैयार हो जाता है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी वो अचीव कर लेता है, तो फिर उसे उस जनरेटर से बाहर निकाल कर उसे काम में लिया जाता है। तो अभी हम एक डायग्राम के ज़रिए जो है तो इसका प्रिंसिपल समझेंगे, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसकी वर्किंग को समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, और इसी तरह उसके फिर यूजेस भी हम देखेंगे, इसे कहाँ यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते, ये जो है तो ये वेन डे ग्राफ जनरेटर की जो है तो वेल लेबल्ड डायग्राम है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वेन डे ग्राफ जनरेटर जो है इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कौन से प्रिंसिपल और कौन से उसूल पर ये वर्क करता है, ये हमें देखना है। वेन डे ग्राफ जनरेटर जो है ये 3 प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है। इसका सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, इसका पहला प्रिंसिपल कोरोना डिस्चार्ज पर जो है तो वर्क करता है। अब ये कोरोना डिस्चार्ज क्या है? हम जानते हैं कि जितने भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी जो नोकदार अशिया होती है, इस तरह की जो है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंटेड शय है, तो यहाँ से चार्जेस का जो डिस्चार्ज है वो बहुत जल्दी होता है, फ़ौरन होता है, यानी फ़ौरन यहाँ से जो है तो चार्जेस निकल सकते हैं। और इसी तरह से इन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स पर चार्जेस का कलेक्शन भी बहुत जल्दी होता है। जैसे अगर कहीं पर कुछ चार्जेस मौजूद हैं कुछ दूरी पर, और यहाँ पर हमारे पास 2 सरफेसेस है, एक ऐसी थोड़ी फ्लैट सरफेस है और एक पॉइंटेड सरफेस है। तो ये जो चार्जेस है ये इस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पर पहले जो है तो आकर जमा होंगे, यानी वो इसको प्रेफरेंस देंगे, और बाद में फिर जो है तो इस फ्लैट यानी चपटी सरफेस पर जो है तो ये जमा होंगे। इसे कहा जाता है कोरोना डिस्चार्ज, यानी चार्जेस का कलेक्शन जो है वो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स पर होता है, और इसी तरह चार्जेस का डिस्चार्ज यानी चार्जेस का निकलना भी जो है
तो वो सबसे पहले पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स से ही शुरू होता है। तो ये इसका पहला उसूल है जिस पर ये वर्क करता है। इसके बाद हम दूसरा उसूल देखेंगे। इसका दूसरा प्रिंसिपल है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ चार्जेस। इसमें जो सरफेस ली जाती है इस जनरेटर के अंदर, उस सरफेस पर जो चार्जेस है वो यकसा तौर से जो है तो फैल जाते हैं, पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली जो है तो ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और इस प्रिंसिपल का भी जो है तो इसमें यूज़ है। ये जैसे कि आपको सरफेस पर नज़र आ रहा है, पूरे चार्जेस जो है तो यकसा तौर से फैले हुए हैं। अगर हम दूसरी एग्जांपल लें इस तरह से, तो अब यहाँ पर जो चार्जेस हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं। कहीं पर चार्जेस आपको ज़्यादा नज़र आ रहे, कहीं पर उससे कम और कहीं उससे कम। तो दिस इज़ नॉट द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड दिस इज़ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो जो वेन डे ग्राफ जनरेटर है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इस पर वर्क करता है। तो दिस इज़ द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ दिस जनरेटर। और अब हम इसका थर्ड प्रिंसिपल देखेंगे। इंक्रीज इन वोल्टेज। जब हम किसी सरफेस पर चार्जेस को स्टोर करते हैं तो लगातार उस सरफेस के पोटेंशियल में जो है तो इजाफा होता है। तो कंटिन्यूअसली जैसे जैसे चार्जेस इस सरफेस पर बढ़ते जाएंगे, इस सरफेस का जो पोटेंशियल है उसमें लगातार इजाफा होगा। तो ये इसका तीसरा उसूल। इन तीन उसूलों पर जो है तो तीन प्रिंसिपल्स पर जो है तो ये वर्क करता है। वेन डे ग्राफ जो साइंटिस्ट है इसने 1931 में जो है तो इसको डिज़ाइन किया था, इन 1931। अब हम इसका जो है तो कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इसकी बनावट किस तरह से होती है। तो हम डायग्राम को जो है तो अभी देखेंगे। इस डायग्राम के ज़रिए जो है तो हम इसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे। अब यहाँ पर जो है तो इसके अंदर दो पुलीज़ होती है, जैसे आपको यहाँ पर P1 और P2 नज़र आ रहा है। और ये जो पुलीज़ है, ये पुलीज़ यानी चक्री हम जिसे कहेंगे, ये इस तरह की होती है, बिल्कुल राउंड शेप में, और दरमियान से जो है तो ये घूम सकती है। इसके अंदर जो है तो इस तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसके अंदर होता है। तो इसे हम पुली कहेंगे। P1 और P2 आपको नज़र आ रही है। और इस पुली पर जो है तो एक एंडलेस बेल्ट चढ़ाया गया है। और ये जो बेल्ट है ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का जो है तो लिया जाता है, रबर वगैरह का। इसी तरह से यहाँ पर जो निचली साइड है इस बेल्ट की, यानी P1 के करीब, ये जो A नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर एक कॉम लिया जाता है जिसे हम कंघा कहेंगे, और जिसके जो शार्प पॉइंट्स है वो इस तरह से होते हैं। क्योंकि इन शार्प पॉइंट से जो है तो चार्जेस बहुत आसानी से जो है तो निकल सकते हैं, इसलिए इस तरह का ये जो ब्रश है इसे यहाँ पर लिया गया है और इसे स्प्रे ब्रश
कहा जाता है, क्योंकि ये चार्जेस को जो है तो स्प्रे करता है। और इसी तरह से ऊपर भी आपको उसी तरह का एक ब्रश नज़र आ रहा है जो कि सी है, और ये भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है। इसके ज़रिए चार्जेस को कलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे कलेक्टिंग ब्रश कहा जाता है। अब यहाँ पर एक इस तरह का आपको सेमी स्फेरिकल जो है तो शेप नज़र आ रहा है, जिसे डोम कहा जाता है, और ये एक मेटेलिक डोम है। इस मेटेलिक डोम पर ही जो है तो चार्जेस को जमा किया जाता है, और इसे जो है तो यहाँ पर जो आयन सोर्स है उससे कनेक्ट किया जाता है, और इस आयन सोर्स को जो है तो एक नली के अंदर जो है तो रखा जाता है, जिसे एक्सीलरेटिंग ट्यूब कहा जाता है, और इसे हम ई से जो है तो रिप्रेजेंट करेंगे। ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लेबलिंग के अंदर, ई इज़ द इवैक्यूएटेड एक्सीलरेटिंग ट्यूब। तो इसमें वैक्यूम होता है इस ट्यूब के अंदर, और इसके अंदर जो है तो पार्टिकल को एक्सीलरेट किया जाता है, यानी उसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो ए स्प्रे ब्रश है, जहाँ से चार्जेस को स्प्रे किया जाएगा, उसको बहुत ही हाई वोल्टेज बैटरी, डीसी बैटरी से जो है तो कनेक्ट किया जाता है, और ये बैटरी का नियर अबाउट जो पोटेंशियल है वो बहुत हाई होता है, यानी 50 किलो वोल्ट। आपको मालूम है हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका पोटेंशियल कितना होता है? उसका पोटेंशियल सिर्फ 230 वोल्ट होता है, और 230 वोल्ट का जो फीलिंग है वो ज़रूर आपने देखा होगा। और यहाँ पर है ये 50 किलो वोल्ट मीन्स 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इतने वोल्ट, यानी 50,000 वोल्ट डीसी सप्लाई से जो है तो इसे कनेक्ट किया जाता है ए टर्मिनल को, और इस सप्लाई का जो सेकंड टर्मिनल है मींस निगेटिव, इसको जो है तो डेफिनेटली अर्थ से जोड़ा जाता है, एंड द सेम टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दिस कंपार्टमेंट। ये आपको सबसे बाहर का जो कंपार्टमेंट नज़र आ रहा है, ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये स्टील का बना होता है, एक सिलेंडर, और इसे जो है तो डायरेक्ट अर्थ से जोड़ा जाता है। इसी तरह से ए जो ब्रश है उसके अपोजिट में एक इलेक्ट्रोड एम होता है, और उसे भी इस स्टील के जो कंपार्टमेंट है जिसे वेसल कहा जाता है उससे जोड़ा जाता है, उसे एस से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो ये है इसका शॉर्ट में कंस्ट्रक्शन, और कुछ चीज़ें इसके अंदर छुपी हुई भी होती हैं, जैसे जो पुलीज़ है यहाँ पर P1 और P2 जो पुलीज़ है, इनको घुमाने के लिए एक मोटर की ज़रूरत होगी। तो उस मोटर को जो है तो यहाँ पर P1 या P2 के करीब जो है तो रखा जाता है ताकि उसे रोटेट किया जा सके, बट इट इज़ नॉट शोन इन द डायग्राम। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन कि इस एपरेटस को किस तरह बनाया गया है, और अब हमें देखना है इसका वर्किंग कि ये वर्क कैसे करता है। वर्किंग, इसके वर्किंग को समझने के लिए हमें डायग्राम को जो है तो आपको गौर से देखना होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पुली है P1 और P2, इस पर एक एंडलेस बेल्ट जो है तो चढ़ाया गया है, और अब इन पुलीस को जो है तो मोटर की मदद से घुमाया जाता है सबसे पहले, यानी मोटर को ऑन किया जाता है। तो ये जो पुलीज़ है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है तो घूमना शुरू होती है, और जैसे ही ये पुली घूमना शुरू होगी, इसके ऊपर का जो बेल्ट है ये ऊपर इस साइड में ऊपर से नीचे की तरफ, और यहाँ से फिर एक राउंड लेकर फिर वापस इधर की साइड में ऊपर जो है तो ये
चढ़ने लगता है। तो इस तरह से जो है तो ये बेल्ट का रोटेशन जो है स्टार्ट होगा। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर 10 किलो वोल्ट डीसी सप्लाई है, इसको हम ऑन करेंगे। जैसे ही इस सप्लाई को ऑन करेंगे तो बहुत ही इंतहाई हाई पोटेंशियल जो है तो इस ए इलेक्ट्रोड पर जो है तो हासिल होगा। और क्योंकि ये पूरे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, यानी बिल्कुल नोकदार सिरे है इसके, एक एक कंघे की तरह है, ये ब्रश की तरह है, तो इतने नोकदार सिरे पर जब इतना ज़्यादा पोटेंशियल दिया जाएगा, मीन्स इस सिरे पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस है और ये सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू होंगे। यानी इस ए से निकलकर इस बेल्ट पर जो है तो स्प्रे किया जाएगा। जिस तरह से दवाइयों का या पानी वगैरह का जिस तरह से स्प्रे किया जाता है, तो ये चार्जेस का स्प्रे इस बेल्ट के ऊपर होगा। यहाँ पर इस बेल्ट के ऊपर जो है तो कंटिन्यू इसका स्प्रे होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि तो अब यहाँ पर इस ब्रश के ज़रिए कंटिन्यूअसली चार्जेस जो है तो इस बेल्ट के ऊपर स्प्रे किए जाएंगे। और क्योंकि बेल्ट का घूमना शुरू है ऊपर की जानिब, तो चार्जेस यहाँ पर बेल्ट पर आकर चिपक जाएंगे और बेल्ट घूमेगा तो बेल्ट के साथ में वो सभी चार्जेस ऊपर की तरफ जाएंगे। और जैसे ये चार्जेस ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो एक ब्रश है, ये मेटेलिक ब्रश है, ऑफ कोर्स मेटेलिक ब्रश जो है तो एक कुर्रे नुमा जो धात का बना हुआ एक कुर्रा है, मेटेलिक स्फीयर है, जिसे हमने डोम का नाम दिया, इससे कनेक्टेड है ऑलरेडी। तो ये जो ब्रश है या ये जो कंघा है, जो कॉम्ब है, वो उन चार्जेस को कलेक्ट करेगा। अब ये चार्जेस जो है तो उस पर कलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि अभी कोरोना डिस्चार्ज में हमने देखा कि जो शार्प पॉइंट्स रहते हैं वहाँ से चार्जेस निकलते भी हैं फ़ौरन, और अगर वो शार्प किनारों के कांटेक्ट में आए तो वो चार्जेस फ़ौरन उस पर कलेक्ट भी किए जाते हैं। यानी वो खींचेगा भी चार्जेस को जल्दी और रिलीज़ भी करेगा, छोड़ेगा भी चार्जेस को फ़ौरन। इसलिए यहाँ पर जो है तो बिल्कुल नोकदार शार्प कॉर्नर्स का जो है, शार्प एजेस का जो है तो यूज़ किया गया है। तो ये चार्जेस को कलेक्ट करेगा, सभी पॉजिटिव चार्जेस को, और कलेक्ट करके यहाँ से ये जो कुर्रा है उसकी बैरूनी सरफेस पर चार्जेस जमा होना शुरू होंगे। अब ये जो काम है ये कंटिन्यूअसली शुरू रहेगा। यहाँ से जो चार्जेस हैं, ए से चार्जेस स्प्रे किए जाएंगे कंटिन्यूअसली, बेल्ट का घूमना शुरू है, बेल्ट उनको ऊपर ले जाएगा। सी जो है इट इज़ कलेक्टिंग कॉम और कलेक्टिंग ब्रश which will collect all the positive charges and will transfer to this spherical shaped dome। तो ये अमल जो है it will continuously go on, ये काम continuously चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा ये काम? जब तक इस स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो तकरीबन 10⁻⁷ वोल्ट ना हो जाए। 10⁻⁷ वोल्ट। तकरीबन जब इस कुर्रे का जो पोटेंशियल है वो 10⁻⁷, यानी 1 लिखना है और उसके आगे आपको 7 ज़ीरो लगाना है, 7 ज़ीरो लगाना है। तो इतना पोटेंशियल जब इसका हो जाएगा तब जो है तो इस डीसी सप्लाई को जो है तो बंद किया जाएगा। और उसके बाद क्या किया जाएगा? उसके बाद ये जो वेसल आपको नज़र आ रही है ई, इसे इवैक्यूएटेड एक्सीलरेटिंग वेसल हमने नाम दिया, या ट्यूब आप कह सकते हैं।
यहाँ पर एक आयन सोर्स रखा जाएगा, ये इसको I से रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पर। I मीन्स आयन सोर्स। तो अब यहाँ पर एक ऐसा मंबा रहेगा जो कि पॉजिटिव आयन्स को इमिट करेगा। पॉजिटिव आयन्स जैसे प्रोटॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन को ये इमिट करेगा, या फिर ड्यूटेरॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी हाइड्रोजन गैस अगर यहाँ पर भरी जाए तो उसके ज़रिए हमें प्रोटॉन हासिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमें प्रोटॉन हासिल होगा विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 10⁷ वोल्ट का पोटेंशियल खड़ा हुआ है पॉजिटिव चार्जेस का, यानी बहुत बड़ी मिलिट्री जो है तो यहाँ पर खड़ी हुई है, सारे साजो सामान के साथ में लैस एक बहुत बड़ी तादाद में एक मिलिट्री यहाँ पर खड़ी हुई है। और एक फौजी यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जो है तो उनके सामने आया। अब आप सोच सकते कि इसकी क्या हालत होगी इस पॉजिटिव चार्ज की। और आपको ये भी मालूम है कि पॉजिटिव जो है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इतना ज़्यादा हैवी रिपल्शन इसमें होगा क्योंकि इट इज़ अ सिंगल चार्ज। और यहाँ पर जो है तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चार्जेस का जो है तो कलेक्शन यहाँ पर है, तो एक्सट्रीमली हैवी रिपल्शन विल बी देयर and this positive charge will move downwards with extremely high acceleration, बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन के साथ, यानी उसकी वेलोसिटी के अंदर इंतहाई ज़्यादा चेंज आएगा। और आपको मालूम है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें इजाफा होगा बिकॉज द वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग 12 mv² की वजह से, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है उस पार्टिकल की तो डेफिनेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी में बहुत ज़्यादा हद तक इजाफा होगा। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल जो कि इस ई ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस किया गया है, बहुत ज़्यादा हाई रिपल्शन की वजह से वो नीचे की जानिब हरकत करेगा, उसकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, नियरली 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तकरीबन इतनी एनर्जी उस पार्टिकल की हमें हासिल होती है इस जनरेटर के ज़रिए। और ये जो एनर्जी है इट इज़ सफिशिएंट फॉर कैरिंग आउट द अदर फिनोमेना इन फिज़िक्स, यानी ये न्यूक्लियस को तोड़ सकती है, इतनी एनर्जी जो है ये न्यूक्लियस को तोड़ सकती है। इसलिए और यही मेन मकसद था हमारा इस जनरेटर के लिए, ताकि हम ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वाला पार्टिकल जो है तो हम बना सके इस मशीन के ज़रिए जो कि न्यूक्लियस को भी तोड़ सके। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पार्टिकल इतनी एनर्जी का हमें हासिल हो गया। अब इतना ज़्यादा चार्जेस का कलेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो स्फीयर है, इस स्फीयर की सरफेस पर बहुत ज़्यादा चार्जेस का कलेक्शन किया गया, जिसकी वजह से ये चार्जेस यहाँ से लीक हो सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से लीक हो सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा चार्जेस और इतने ज़्यादा पोटेंशियल पर किसी लेबॉर्ट्री के अंदर वर्क करना इट इज़ एक्सट्रीमली रिस्की, बहुत रिस्की वर्क है ये। तो फिर क्या किया जाएगा, प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, उसके लिए हमें बचाव भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्टील का एक कंपार्टमेंट जो है तो ये बनाया गया है। ये जो आउटर वॉल जो आपको नज़र आ रही है ये पूरी स्टील की बनी हुई है, और इसके अंदर जो है तो नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ भरी जाती है। नाइट्रोजन, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो चार्जेस का बहुत ज़्यादा कलेक्शन जो यहाँ पर है उनके अंदर लीकेज नहीं होगा। जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ इस वेसल के अंदर
नाइट्रोजन गैस को भरा जाएगा। इसके साथ ही इस वेसल के अंदर एक फ्रेऑन गैस भी जो है तो भरी जाती है। इस गैस का ये काम है कि इस एपरेटस के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ की गई है उनके अंदर जो है तो इंसुलेशन कायम रहे। इंसुलेशन मीन्स जो दो मॉसिल है वो एक दूसरे से इन चार्जेस की वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर ये चार्जेस बहुत ज़्यादा हुए और यहाँ पर लीकेज हुआ तो ये जो चार्जेस है पॉजिटिव चार्जेस ये इस स्टील की वेसल को टच हो सकते हैं, और जैसे ही वो इस स्टील की वेसल को टच होंगे तो फिर सारे चार्जेस जो है तो ये स्टील की ऊपरी सतह पर जो है तो आ जाएंगे। तो इससे बचने के लिए जो है हमें इंसुलेशन बहुत ज़रूरी है। इंसुलेशन क्या है आपको मालूम है, जैसे हमारे घरों में जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर एक प्लास्टिक का कोटिंग होता है, तो उस कोटिंग को हम इंसुलेशन कहते हैं, ताकि हम जिस चीज़ पर चार्जेस है जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट से हम बच सकें, तो वहाँ पर इंसुलेशन किया जाता है। और ये फ्रेऑन गैस जो है ये वर्क करेंगी इंसुलेशन का इस एपरेटस के अंदर। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके यूजेस। तो इस जनरेटर के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे इसका पहला यूज़ ये है कि जो न्यूक्लियस होता है उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए जो है तो इन पार्टिकल्स को यूज़ किया जाता है, यानी इस जनरेटर का यूज़ किया जाता है। हम जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें मेनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है तो बहुत ही ज़्यादा हाई बाइंडिंग के साथ में, यानी न्यूक्लियस फोर्स के साथ में जो है तो जुड़े हुए होते हैं। और इसको अगर हमें ब्रेक करना है तो एक्सट्रीमली हाई एनर्जेटिक पार्टिकल की ज़रूरत होती है। और वो पार्टिकल हमें कहाँ से मिलेगा? वो पार्टिकल हमें इस जनरेटर से मिलेगा, जिसमें हमने नियरली 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी जो है तो हासिल की है। तो इस पार्टिकल के ज़रिए न्यूक्लियस को ब्रेक किया जा सकता है। इसी तरह से इसके ज़रिए जो है तो हम आइसोटोप्स हासिल कर सकते हैं। किसी दिए गए एलिमेंट के जो है तो कई आइसोटोप्स हमें हासिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर थर्ड जो इसका यूज़ है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी हम इसमें कर सकते हैं। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की स्टडी हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो भी इसके ज़रिए परफॉर्म किए जा सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन भी इसके ज़रिए परफॉर्म किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो यूज़ है फिफ्थ, वो बहुत सारी जो हमारी खाने पीने की चीज़ें होती है उनको स्टरलाइज करने के लिए भी जो है तो इसका यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन वाले इलेक्ट्रॉन जो है तो उन अशिया पर जो है तो फायर किए जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है या जो दूसरे किस्म के वायरस है उनको जो है तो ख़त्म किया जाता है। और इस तरह से जो है तो स्टरलाइजेशन के लिए भी जो है तो इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस जो है तो इसके है, और यहाँ पर लिमिटेड एप्लीकेशंस जो है तो इसकी देखी गई है। तो ये है वैन डे ग्राफ जनरेटर, जिसमें हमने जो है तो हमने पहले इसका प्रिंसिपल देखा कि ये प्रिंसिपल जो है तो ये 3 चीज़ों पर जो है तो डिपेंड है। उसके बाद में इसका जो है तो कंस्ट्रक्शन हमने देखा कि इसे किस तरह से जो है तो बनाया जाता है, और इसी तरह से उसके बाद उसका वर्किंग हमने देखा कि ये कैसे काम करता है, जिसे कारकर्दगी कहा जाता है।
और उसके बाद में उसके कुछ एप्लीकेशंस जो है तो वो हमने शॉर्ट में देखा है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है।